नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे गीत की जो सिर्फ गीत नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी क्रांति है। एक ऐसी आवाज जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दे दी। जी हाँ, वंदे मातरम। तो सवाल यही है, क्या कोई गीत वाकई इतना ताकतवर हो सकता है कि वो एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दे? चलिए आज इसी की कहानी को जरा करीब से जानते हैं। और जानते ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक सरकारी आदेश से। बात है 1870s के दशक की, जब पूरे भारत पर ब्रिटिश हुकूमत की पकड़ बहुत मजबूत थी। और उसी दौर में उसी एक सरकारी आदेश के खिलाफ एक लेखक के दिल में विरोध का एक गीत जन्म ले रहा था। देखिए, हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया। हुक्म ये था कि जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे, सब में इंग्लैंड की रानी की शान में गॉड सेव द क्वीन गाना ही होगा, अनिवार्य है। और बस इसी फरमान के जवाब में एक भारतीय लेखक ने तय कर लिया कि वो अपनी मातृभूमि के लिए एक गीत लिखेंगे, भले ही उसे चोरी छिपे ही क्यों न लिखना पड़े। तो अब मिलते हैं उस शख्सियत से जिनका संकल्प अंग्रेजों के इस आदेश से कहीं ज्यादा मजबूत था। और ये कोई और नहीं बल्कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? वो खुद ब्रिटिश सरकार में एक ऊंचे ओहदे पर थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले पहले भारतीय थे। इतना ही नहीं, उन्हें अंग्रेजों से राय बहादुर जैसा खिताब भी मिला हुआ था। और वो अपने समय के इतने मशहूर उपन्यासकार थे कि लोग उन्हें भारत का अलेक्जेंडर ड्यूमा कहते थे। मतलब सोचिए, वो सरकार का हिस्सा तो थे, लेकिन उनके अंदर का स्वाभिमान पूरी तरह जिंदा था। उनके लिए अपनी ही जमीन पर खड़े होकर किसी विदेशी रानी की तारीफ सुनना बर्दाश्त के बाहर था। और बस इसी जज्बे ने उनसे कलम उठवा ली। लेकिन एक बंद कमरे में लिखी गई ये कविता आखिर पूरे देश का नारा कैसे बन गई? इसका जो सफर है ना, वो भी कमाल का है। तो देखिए, 1875 में ये गीत बिल्कुल खुफिया तरीके से लिखा गया। फिर 1882 में बंकिम चंद्र ने इसे अपने बहुत ही मशहूर उपन्यास आनंदमठ में शामिल कर लिया। लेकिन असली मोड़ तो आया 1896 में, जब खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे एक बड़े राजनीतिक मंच पर गाया। उनकी आवाज ने जैसे इस गीत में एक नई जान डाल दी। और 1900 आते आते ये आज़ादी की लड़ाई का सबसे ताकतवर नारा बन चुका था। ये गीत लोगों के दिलों में इस कदर घर कर गया था कि घबराई हुई ब्रिटिश सरकार ने इसे बैन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अब ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये क्रांतिकारियों का पसंदीदा नारा बन गया था। गलियों में, जुलूसों में, बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, वंदे मातरम। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे अपनी आज़ाद हिंद फौज का मार्चिंग सॉन्ग बना दिया था। और फिर जब आज़ादी मिली तो इस ऐतिहासिक गीत को वो जगह मिली जिसका ये हकदार था। ये एक राष्ट्र की आवाज़ बन गया। वंदे मातरम, इसका मतलब भी बहुत खूबसूरत और गहरा है। इसका मतलब है, हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और यहाँ माँ कोई और नहीं, हमारी मातृभूमि है, जिसे एक देवी का दर्जा दिया गया है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत यानी कि नेशनल सॉन्ग घोषित किया। और दिलचस्प बात यह है कि ठीक उसी दिन जनगण मन को राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम के तौर पर अपनाया गया। दोनों को बराबर का सम्मान और दर्जा दिया गया। तो आखिर किसी कलाकृति में, चाहे वो एक गीत हो या कोई तस्वीर, ऐसी क्या ताकत होती है कि वो एक पूरे देश की पहचान बन जाती है? वंदे मातरम की ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर कर देती है।